हेलो दोस्तों। जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेक्स में जो हम लॉस करते हैं और जो प्रॉफिट बनाते हैं वो आखिरकार कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। क्योंकि जब भी हम कभी कोई लॉस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी का फायदा हो रहा है। तो वो किसका फायदा हो रहा है और वो किसकी पॉकेट में जाता है। और अगर हम कोई प्रॉफिट बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी और का लॉस हो रहा है और हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो वो किसका लॉस हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपके लिए बहुत सारा ऐसा डेटा लेकर के आया हूँ जिससे कि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और आज के बाद आपके दिमाग में कोई ऐसा आंसर नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मार्केट के असल कहानी पीछे की क्या है उसकी। आज ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच बीच में कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मिस कर देंगे, और अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आपके बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं ये। तो व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो कुछ हमारे साथ नए व्यूअर्स जुड़े होंगे उनको मैं थोड़ा सा फॉरेक्स के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर हम दोस्तों आगे की असल कहानी की तरफ चलेंगे इसकी। देखिए, फॉरेक्स की असल कहानी ये है कि जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं और आपको किसी ने यूएसडी डॉलर दे दिया है। आपका कोई दोस्त अमेरिका में रहता है, वो आया, उसने आपको मान लेते हैं कि एक यूएसडी या फिर आपको 10 या 100 यूएसडी आपको दे दिए कि ये आप रख लो और मैं जब रिटर्न आऊँगा तब आपसे ले लूँगा। अगर आपको उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है, मान लेते हैं आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, आपके पास यूएसडी रखा हुआ, तो वो उसका आप क्या करेंगे। क्योंकि इंडिया में यूएसडी डॉलर तो किसी दुकान पे ले जाएंगे तो वहाँ चलेगा नहीं। तो वो जो आप यूएसडी अपना बदलने के लिए निकलेंगे तो फिर आप कोई ना कोई एक फॉरेन एक्सचेंज का ऑफिस तलाश करेंगे जहां से वो करेंसी बदल जाए और इंडिया का रुपीस हमको मिल जाए। तो वो बहुत सारे ऑफिस बड़े सिटीज़ में होते हैं जो कि करेंसी को बदलते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने उसको यूएसडी दिया और इंडिया के पैसे को आपने कन्वर्ट इंडिया के रुपए में कन्वर्ट करा लिया। तो ये आपका एक फॉरेन एक्सचेंज मनी हो गया, यानी कि आपने पैसे को बदल लिया और उसी चीज़ से बना है फॉरेक्स। इसका मतलब ये है कि फॉरेक्स जो है वो एक देश से दूसरे देश की करेंसी की अदला बदली को सिंपल भाषा में कहें तो ये एक फॉरेक्स है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एक मैनुअली नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम एक टेक्निकली हम नेट से, इंटरनेट से और कई सारे ब्रोकर्स के जरिए से उस पैसे की अदला बदली एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। तो वो उसमें असल कहानी क्या है कि वो किस तरह से होती है और किस तरह ये काम करता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे और समझने की कोशिश करते हैं वन बाई वन। तो ये जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग है, क्योंकि फॉरेक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं। अब फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे होती है और इससे हमको क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। देखिए, पहले आप गए थे ऑफिस किसी करेंसी को चेंज करने के लिए तो वो एक मैन्युअली हो गया। और दूसरी चीज़ एक ये है कि जैसे एग्जांपल की तरह से किसी दोस्त ने आपको जो $10 आपको दिए हैं और आपने एक महीने के बाद, एक महीने तक आप रखे रहे उसको, और उस समय मान लीजिए $10 का अगर आपको एग्जाम्पल की तरह से मान लें अगर 800 रुपये बन रहे हैं, और अगर आपने एक महीना वेट किया, एक महीना वेट करने के बाद जब आप उसको चेंज कराने जाते हैं तो मान लेते हैं कि 900 रुपये आपको रिटर्न मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं 100 रुपये का प्रॉफिट बनाया है। तो वो मैनुअली हो गया। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझें कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, अगर उस तरह से हम ये कर रहे हैं तो वो फिर एक ट्रेडिंग हो जाएगा और फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। इसी को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी कि फॉरेन की करेंसी की अदला बदली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने को ही हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपके क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ, और बहुत अच्छी और ख़ास चीज़ है जो आपके समझने की चीज़ है। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है फॉरेक्स की। अगर हम अपने इंडिया की अगर स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर हम जो शेयर वगैरह खरीदते हैं उससे लगभग 30 गुने ज़्यादा बड़ी मार्केट है ये। यानी कि यहाँ पर ट्रिलियन के हिसाब से ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रिलियन के हिसाब से लोग व्यापार करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई देश नहीं है जिसके लोग नहीं जुड़े हैं, और ऐसी कोई बैंक्स नहीं है जो यहाँ पर अपने पैसे को फ़ायदा बनाने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, और इस बहुत बड़ी मार्केट से हमको क्या हासिल होता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट्स में आखिरकार कौन कौन लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत ज़रूरी जानने वाली बात है।
क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है फॉरेक्स की, उसमें कौन कौन लोग हैं जो जो इसमें जुड़े हुए हैं। हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं, हम बहुत छोटे से हैं उसके सामने। देखिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि उनके पास भी करेंसी अदला बदले का एक जो है वो अधिकार होता है और वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा कंपनीज हैं बहुत सारी, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। इंडिविजुअल्स लोग जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग अपने अकाउंट बना करके उसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, वो भी उसी में आता है। फिर ब्रोकर्स हैं जिनके जरिए से जिनके थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं और भी बहुत सारी बैंकें हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और वो भी इसमें अपना पैसा लगा करके और पैसा मुनाफा बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बाकी इन्वेस्टर्स हैं इसमें बहुत सारे जो फॉरेन में पैसे बनाने के लिए उतरते हैं। तो ये सारे सेंट्रल बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स लोग इसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर्स जुड़े रहते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, आप मार्केट में देखिए भरमार है ब्रोकर्स की। और कमर्शियल बैंक्स भी बहुत सारी और बाकी इन्वेस्टर्स भी जो इसमें फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं, जिनकी वजह से इतनी ये बड़ी मार्केट हो जाती है। ये चार्ट मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ आपको इतना था कि आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ दिमाग में आता कहीं ऐसा फ्रॉड तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारी कंपनीज, इंडिविजुअल्स, आप तो एक छोटी सी चीज़ है उसमें खरबों रुपए का, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों अपनी दूसरी कहानी की तरफ, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जो और असल कहानी क्या है उसको देखते हैं। तो दोस्तों जो एक मेन असल कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको आप बड़ा डीपली समझिएगा और आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरह से समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ दोस्तों, हल्का सा, ये इस तरह से, ताकि आपके सही से समझ में आए। तो यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए ये हाई नेटवर्थ ट्रेडर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट है, और बहुत बड़े अमाउंट जैसे कि कंपनीज भी हो सकती हैं, बहुत बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं। तो वो लोग हैं। बाकी बैंक्स हैं, बैंक्स किस तरह से इसमें इन्वेस्ट करती हैं, कैसे इनके ऑर्डर बनते हैं और किस तरह से, ये इस चार्ट में हम डिस्कस करेंगे। बाकी ब्रोकर हैं जिनके जरिए से हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, इन ब्रोकर्स की असल कहानी क्या है ये हम आगे भी चार्ट आ रहा है उसमें डिस्कस करेंगे कि इनको किस तरह से ये अपने क्लाइंट्स के साथ बिहेव करते हैं और इनको क्या मुनाफा होता है। ये भी बड़ी असल कहानी है और इनको क्या फ़ायदा होता है और कितना बड़ा होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम छोटे से इस चार्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता किस तरह से है। तो देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ एक ये है, क्योंकि जब भी हम कभी भी कोई ट्रेड करते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी उस संस्था से किसी चीज़ से जुड़ते हैं, तो कोई ना कोई उसका मीडिएटर जरूर होता है। क्योंकि डायरेक्टली हालांकि पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसका मीडिएटर होता है, तो उससे हमें बहुत सारे मुनाफे फ़ायदे भी मिलते हैं। अच्छा, ये जो मेन चीज़ है इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ECN क्या है, क्योंकि ये इसमें इस चार्ट को समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ECN क्या चीज़ है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और दूसरा सबसे ख़ास बात एक ये है कि इसका मेन वर्क क्या होता है उसको बड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तरह से, चाहे हाई नेटवर्थ ट्रेडर्स की बात कर लें, चाहे बैंक्स की, ब्रोकर्स की बात कर लें, तो हम ट्रेडर्स की बात करेंगे जो हाई नेटवर्थ के जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें एग्जाम्पल की तरह से मान लेते हैं कि उन्होंने एक ऑर्डर लगाया जो कि 1000 यूरो खरीदना चाहते हैं। वो यूरो USD के लिए उन्होंने एक ऑर्डर लगा दिया, यूरो और USD। उन्होंने कहा कि मुझे भाई 1000 यूरो चाहिए हैं। अब ये जो यहाँ से ऑर्डर जो इनका निकलेगा, या फिर आप इसको ले लें, एक ही बात है। तो जब ये यहाँ से ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर उनका सीधा ECN के पास आएगा। अब ये ECN क्या करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हमको जोड़ता है अगली चीज़ों को, ऑर्डर को हमारे आगे पहुंचाता है, और वो कहाँ पहुंचाता है और फिर वहाँ से क्या होता है ये भी इस वीडियो में थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे ही आपने देखा कि एक
1000 यूरो यूएसडी का एक इनके पास ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो ईसीएन क्या करेगा, ईसीएन इसको टैली करेगा, क्योंकि 1000 यूरो यूएसडी है या फिर जीबीपी जेपीवाई है या फिर क्या चीज है, इसको ईसीएन बड़ा टैली करेगा। जिस तरह से हम किसी ऑफिस में अपने पैसे को चेंज करने जाते हैं तो वो देखता है कि आप लाए क्या हैं, कि यूरो लाए हैं कि फिर आप इंडियन करेंसी लाए हैं कि यूएसडी लाए, क्या चीज लाए। सेम एज इट इज वही काम ये ईसीएन करता है, आपके इस यूरो को यानी कि इस ऑर्डर को आपके टैली करेगा, वो देखेगा कि अच्छा इन्होंने यूरो यूएसडी का ऑर्डर दिया है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा यहाँ से आपके ऑर्डर को प्लेस करेगा। और किसके पास, वो जो लिक्विडिटी जहाँ पड़ी हुई है लिक्विडिटी प्रोवाइडर उसके पास। अच्छा, यहाँ लिक्विडिटी कहाँ से आती है अगले चार्ट में हम डिस्कस करेंगे, और बहुत खास जानकारी आपको मिलने वाली है आगे नेक्स्ट चार्ट में। तो जो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेगा जहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, अब वहां से क्या होगा, जो आपका 1000 यूरो का जो ऑर्डर था वो आपके पहुंच चुका है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास। अब यहां से क्या होगा, यहाँ ये 1000 यूरो आपके ऑर्डर में बुक करेगा, और एक आपको कोड जनरेट करता है जो कि शायद आपको भी मिलता होगा अगर आप ट्रेड करते हैं, और वो ईसीएन के पास पहुंचाता है कि आपका 1000 यूरो बुक हो चुका है, और ये फिर सीधे आपके इस हाई नेटवर्क ट्रेडर्स के पास या फिर ब्रोकर्स के पास मैसेज भेज देता है कि आपका ये ऑर्डर बुक हो चुका है। अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो किसकी है और कहाँ से आती है, ये भी हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतनी चीज को समझिए कि आपका आखिरकार ऑर्डर प्लेस किस तरह से होता है। तो अब 1000 मान लेते हैं कि यूरो बुक हो गया। अब अगली असल कहानी यहीं से शुरू होती है कि मान लेते हैं उसने 1000 यूरो बुक कर लिया यूरो यूएसडी। अब उसने 1000 यूरो यूएसडी बुक किया, उसके बाद उसका हो गया 1200 यूएसडी, यानी कि उसने कुछ बेट किया तो उसका 1200 यूरो बन चुका है। अब वो क्या करेगा इस कंडीशन में, अब वो बेचना चाहेगा, उसने सोचा कि लाइए मैं बेच देता हूं, यानी कि उसको 200 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर वो एक ऑर्डर यहां से जनरेट करेगा सेल का, और जैसे ही वो सेल का ऑर्डर जनरेट करेगा फिर से ईसीएन क्या करेगा, उसको टैली करेगा कि हाँ यूरो का ऑर्डर इन्होंने यूरो यूएसडी का एक सेल का ऑर्डर इन्होंने जनरेट किया, वो सीधे फिर वही लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास पहुंचेगा और वहां पर उसको सेल कर देगा। अब फिर जब यहां से सेल होगा फिर से आपके यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर से एक मैसेज जाएगा और वो मैसेज ईसीएन के पास जाएगा, ईसीएन तुरंत उसके पास पहुंचा देगा कि आपका ये ऑर्डर सेल हो चुका है, और वो अमाउंट इस जगह से आपके आएगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से वो अमाउंट आएगा। अमाउंट आने के बाद ईसीएन के पास आएगा, ईसीएन उसी अमाउंट को आपके उसी अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो ये एक समझने वाली बात थी, लेकिन मेन चीज एक ये है कि वो समझेंगे कि ये यहाँ जो 200 रुपये है जो प्रॉफिट का था वो कहाँ गया और किसके पॉकेट में गया, ये हम अगले चार्ट में डिस्कस करेंगे। और आपको एक चीज मैं बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दूंगा, और आज आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसका आंसर मैं आपको अगले नेक्स्ट चार्ट में देने वाला हूं, जहां पर हम ये लिक्विडिटी की बात करेंगे कि यहाँ लिक्विडिटी आखिर आ कहाँ से रही है। अभी हमने इस चार्ट में समझा कि ऑर्डर प्लेस हुआ, ईसीएन ने उसको टैली किया, उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास उस ऑर्डर को भेज दिया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने उसको ऑर्डर को बुक कर लिया और आपके पास एक मैसेज जनरेट किया जो कि यहाँ पहुंच गया और आपका ऑर्डर बुक हो गया। और उसके बाद जब आपने उस ऑर्डर को सेल किया फिर ईसीएन के पास आया, ईसीएन ने सीधे आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास ये आपका सेल का ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसके बाद वहां से वो सेल हो गया, और सेल होने के बाद में जो मैसेज आया वो सीधे आपके इस जगह पे आया, और यहाँ से आपने अपने ऑर्डर को बुक कर लिया और अपने प्रॉफिट को जनरेट कर लिया। इसी तरह से बात करें तो यहाँ ब्रोकर्स भी यही काम करते हैं, जो सेम कहानी यहाँ पर है। ब्रोकर्स के पास भी अगर कोई ऑर्डर आता है, कोई ऑर्डर उनके पास है, तो वो ईसीएन के पास भेजते हैं, ईसीएन सीधे ट्रांसफर कर देता था लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास, जहां से वही सेम कंडीशन स्टार्ट होती है जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लिक्विडिटी किस तरह से जनरेट होती है और जो 200 रुपये का जो प्रॉफिट इनको हुआ है वो कहाँ जाता है। चलते हैं हम अगले और नेक्स्ट चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आगे की क्या कहानी है। सबसे पहले चीज तो बात करेंगे ईसीएन की। दोस्तों ईसीएन क्या है, क्योंकि ईसीएन हमारे लिए एक बहुत जानने की चीज है।
देखिए ये एक ऐसा सर्वर है जिससे सभी लोग कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि जितनी भी लिक्विडिटी अगर क्रिएट होती है उसकी जानकारी इसके पास होती है कि किसकी कितनी लिक्विडिटी, यानी कि एग्जांपल के तरह से समझें तो कितना यूरो है, कितना यूएसडी है और कितनी लिक्विडिटी मार्केट में बनी हुई है, वो पूरी जानकारी इस ईसीएन सर्वर के पास होती है। इसीलिए इससे क्लाइंट्स भी जुड़े होते हैं, बैंक्स भी जुड़े होते हैं, और जो ईसीएन जो अकाउंट्स हैं, जिनके ईसीएन अकाउंट्स, क्योंकि जो ब्रोकर हैं वो ईसीएन अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट में आगे अपने ऑर्डर को प्लेस कर पाते हैं, और वो ब्रोकर अपने ऑर्डर को आगे प्लेस कर पाता है। ब्रोकर और एक ईसीएन के बीच में, यानी कि जो मार्केट जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है उसके और ब्रोकर्स के बीच में जो काम करता है वो ईसीएन अकाउंट्स काम करता है, और उसका वो ऑपरेट होता है ईसीएन सर्वर के जरिए से। और यहाँ ब्रोकर भी इसी तरह से आपके ईसीएन सर्वर से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों अब ये ईसीएन सर्वर्स की कहानी थी, जहां से हम ये समझते हो कि हम ये जानने की बड़ी कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो चीज़ें हैं वो कैसे ऑपरेट होती हैं और कहाँ से ऑपरेट होती हैं, और आखिर किस तरह से मार्केट में ये सर्कुलेशन चलता है, ये जो पहिया घूमता है वो एक ईसीएन सर्वर के जरिए से घूमता है, जिससे बैंक्स हैं, ईसीएन अकाउंट्स हैं और ब्रोकर्स हैं जो कि कनेक्ट होते हैं, अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं, सर्वर उसको टैली करता है, उसके बाद फिर आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास भेज देता है। अच्छा, अब बात करते हैं अगली नेक्स्ट की, कि इसके बाद जो ख़ास चीज़ है जिसको आप ढूंढ रहे हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, कि जो आपने अच्छा दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कि ये ईसीएन सर्वर है, ईसीएन अकाउंट्स है, ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं जो कि ईसीएन सर्वर से के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेड लेते हैं और तुरंत हमको विद इन सेकेंड्स में उसका आंसर और जवाब मिलता है, जो हमारी ईसीएन सर्वर हेल्प करता है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पहले चार्ट में, कि वो लिक्विडिटी आखिर आती कहाँ से है, क्योंकि किस जगह से लिक्विडिटी आती है, तो वो उसके लिए ये चार्ट है आपके लिए, इसमें समझने की कोशिश करिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी बनती कहाँ से, यानी कि यहाँ पर स्टोर हाउस, एक तरीके से समझें कि जैसे हम एक दुकान है हमारी, एक कोई जनरल स्टोर की, जहाँ पर हमारे पास शैम्पू भी है, हमारे पास शक्कर भी है, तेल भी है, मसाले भी हैं, हमारे पास हर चीज़ है। तो आखिर इसी तरह से एक ये लिक्विडिटी आती कहाँ से है, तो ये लिक्विडिटी जो आती है वो आपके मेजर बैंक्स के जरिए से आती है, और जो ट्रेडर्स हैं और वो ईसीएन अकाउंट्स के जरिए से लिक्विडिटी आती है, और कमर्शियल कंपनीज के पास आती है, क्योंकि ये इसके पास अपना कोई स्टोर हाउस नहीं है। एक तरह से समझें कि इसका पास कोई अपना स्टोर हाउस नहीं है, इसके पास भी लिक्विडिटी आती है, और वो कहाँ से आती है, वो मेजर बैंक्स होती हैं, जैसे सेंट्रलाइज्ड बैंक्स हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर लिक्विडिटी दे रखी है, यानी उनका कि हमारे पास $1,00,000 है या फिर हमारे पास 20 लाख यूरो है, और वो यहाँ पर अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं, और ईसीएन अकाउंट्स के जरिए से भी हमारे पास लिक्विडिटी बनती है। ईसीएन अकाउंट्स के जरिए से मान लेते हैं जीबीपी का, उनका 1,00,000 करोड़ जीबीपी का ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है, तो वो ऑर्डर इसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास स्टोर होता है, यानी कि ईसीएन सर्वर के पास स्टोर होता है। और इसी तरह से जो ट्रेडर हैं वो भी इस तरह से अपने ऑर्डर्स को जब प्लेस करते हैं तो वो ईसीएन अकाउंट्स के थ्रू पहुंचते हैं, और वो यहाँ पर लिक्विडिटी स्टोर होती रहती है, जहाँ से हमको ऑर्डर मिलता है, और ऑर्डर हम अपने बाय को करते हैं और सेल को करते हैं। इसी तरह से कमर्शियल कंपनीज हैं, वो भी अपने ऑर्डर को प्लेस करती हैं। कमर्शियल कंपनीज ने, किसी ने कहा कि हमारे पास 1,00,000 इंडियन करेंसी है, या फिर हमारे पास 1,00,000, तो वो भी लिक्विडिटी इसी जगह पर स्टोर होती है। तो हमारे दिमाग से एक चीज़ जो निकल गई कि लिक्विडिटी आखिर आती कहाँ से है, वो चीज़ मेजर बैंक्स, ईसीएन अकाउंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडर्स के जरिए, ईसीएन अकाउंट्स के जरिए ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास ऑर्डर आता है, तो उसके जरिए से भी लिक्विडिटी यहाँ क्रिएट होती है। और कमर्शियल कंपनीज हैं जो अपने ऑर्डर को प्लेस करती हैं, और वो भी यहाँ पर स्टोर होती है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लिक्विडिटी स्टोर होती है, जिसके जरिए से हमारे ऑर्डर में बाय और सेल होता है। अच्छा, अब एक दूसरी कहानी है असल इसमें, उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है। दोस्तों एक चीज़ भूलिएगा नहीं, जो मैंने आपको बताया वो मैं नहीं भूल रहा हूँ, कि आपको वो बताना है कि जो आपने 200 रुपये प्रॉफिट लिया वो आपका कहाँ गया, उसका भी डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपको बहुत सारी रोचक बातें आपको अभी दिमाग में जो आपके चल रही हैं वो सारी निकलने वाली हैं।
अब बात करेंगे, देखिए कहानी असल क्या है। देखिए ये इस पूरा नेटवर्क है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, यानी कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनके क्लाइंट कौन हैं, उनके पास लिक्विडिटी के किस तरह से कनेक्टेड हैं लोग उसके साथ। तो उसके पास भी कोई अपना स्टोर हाउस नहीं है, फ्लाई टू ईयर है। इसका मतलब है कि अगर इन लोगों से जो लिक्विडिटी आ रही है, बैंक्स, ब्रोकर्स, मार्केट मेकर्स हैं, बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, अगर इनसे लिक्विडिटी आना ही बंद हो जाए तो यहाँ शून्य हो जाएगा। सबसे पहली चीज आप समझिए। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो इसलिए इनके जो ईसीएन सर्वर है या फिर जहाँ पर लिक्विडिटी स्टोर होती है वो क्लाइंट्स के जरिए से होती है। मार्केट्स में जो क्लाइंट्स लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं तो मार्केट्स में एसटीपी के पास आती है, एसटीपी भी इसको बैंक्स, ब्रोकर्स, मार्केट मेकर्स के पास पहुंचाती, सीधे ईसीएन के पास पहुंचा देती है। तो जो ईसीएन के पास जो लिक्विडिटी स्टोर हो रही है वो एक पूरी तरीके से जाल है, जिसके जाल की वजह से इसके पास सारी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, और ये इस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता है। इस पे ऐसा नहीं है कि किसी एक देश का अधिकार हो। हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि मार्केट हमको ट्रैप कर रही है, तो ये बात आप अपने दिमाग से और ख्याल से निकाल दीजिए। ये सिर्फ और भ्रमित करने की बातें हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट हमें ट्रैप नहीं करती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब हम मार्केट में गलत एंट्री लेते हैं तो उसमें हमारे साथ लॉस होता है, हमारे एसएल हिट होते हैं। लोग कहते हैं, समझते होंगे आप इस बात को, कि इस बात को लोग बोलते हैं कि हमने वो मार्केट एसएल लगा करके, एसएल हिट करके ही ऊपर जाएगी। देखिए ऐसा है ना, ये एक जाल है। यहाँ पर कोई मार्केट को इस तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा है बैठा हुआ कि आपके, क्योंकि हो सकता है, आप अच्छा एग्जाम्पल की तरह से समझिए। अभी मान लेते हैं कि इस क्लाइंट्स के जरिए से इनके पास एक ऑर्डर आया $1,00,000 का। जब $1,00,000 का ऑर्डर आएगा ईसीएन के पास में, तो ईसीएन के पास जो स्टोर $1,00,000 का जो बैंक्स के जरिए से, ब्रोकर्स के जरिए से, जिसके जरिए से भी अगर कोई ऑर्डर्स वहां स्टोर हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो सेल तो होगा ही होगा ना। तो जब वो बाय कर रहा है तो जाहिर सी बात है स्पीड से मार्केट अप साइड में मूव करेगी। और इस बात को भी हम लोग समझते हैं, और कभी कभी हम लोग जब अप साइड में मूव करती जाती है हम सेल में बैठते चले जाते हैं, हमारे एसएल लगते चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में जब बाइंग प्रेशर बहुत आता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी बैंक्स हैं या जो भी कोई बड़े ब्रोकर्स हैं, जब वो मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, बैंक से कोई इन्वॉल्व होती है, तब वो लिक्विडिटी के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर निकल करके आता है। एक बात यहाँ समझने वाली है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर्स निकल करके आता है तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास जितने भी ऑर्डर्स होते हैं बाय के, वो सारे ऑर्डर्स उनको ट्रांसफर करने की करता है कि हाँ भाई आपके पास, हाँ बाय का एक ऑर्डर ये आ गया, बाय का एक ऑर्डर ये आ गया। तो जितने लोगों के पास डॉलर्स वगैरह इकट्ठे होते हैं तो वो डॉलर्स बाय होते चले जाते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट्स अप साइड फिर मूव होती चली जाती है, और हम कहते हैं कि मार्केट काफ़ी अप में मूव कर रही है, डॉलर्स काफ़ी जो है वो मूव अप में कर रहा है। उसकी वजह यही होती है कि बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं या फिर जो भी हैं, उनको जब वो परचेज करते हैं, जब लिक्विडिटी वहाँ से खत्म हो रही होती है डॉलर्स की, तो फिर मार्केट अपसाइड में मूव करती ही करती है। तो ये चीज बड़ी साफ सीधी बात है। तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्केट आपको ट्रैप नहीं करती, बस लेवल्स होते हैं कुछ जहां पर हम लोग एक सही एंट्री और गलत एंट्री की वजह से हमारे एसएल हिट होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज, एक कहानी और है जो भी हम अलग दूसरे अपने एक और चार्ट में इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे बेस्ट चीज एक ये है दोस्तों कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम जो ब्रोकर्स के जरिए काम करते हैं उसकी एक सबसे बड़ी और मेन वजह एक ये होती है कि जो हमारे जितने भी ब्रोकर्स के जरिए लोग काम करते हैं उसकी वजह है कि अगर आप $100 से भी स्टार्ट करते हैं ना, तो ब्रोकर्स आपको $10,000 का बिजनेस करने के लिए, यानी कि सेल परचेज करने के लिए हमको एक लिवरेज प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जो कि उसको भी लिवरेज मिल रही है, नहीं, वो अपना पैसा लगाता है। इसका मतलब कि आपने $100 लगाया और अगर आपने $500 का कोई ऑर्डर बुक किया तो 100 तो आपका है, बाकी $400 जो है वो फिर आपके ब्रोकर अपने पास से लगाएगा और आगे ऑर्डर को प्लेस करेगा। तो इस वजह से भी हम ब्रोकर्स के जरिए जो है वो मार्केट से जुड़ते हैं और काम करते हैं ताकि हम एक जो है प्रॉफिट में रहें और मार्केट में
जो ब्रोकर्स हैं वो आपको एक बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं और लॉस भी आपका होता है। हालांकि आप जब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो असल कहानी ये भी है, लोग कहते हैं कि ब्रोकर आपका लॉस हो रहा है तो ब्रोकर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये बात भी भ्रमिक है और ये झूठ बात है। अगर आपको बेनिफिट होता है ना तो भी ब्रोकर्स को अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं है कि उसकी कहीं सेटिंग हो चुकी है। ये भी लोग बोलते हैं कि उसकी सेटिंग हो चुकी है, ये सब भ्रमिक करने की बातें हैं, ये सब फालतू की बातें। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो भी कुछ है वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। यहाँ पर कोई किसी के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है, जो कि हमने डिस्कस की है कि लिक्विडिटी एक 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 इंसान एक पार्टिकुलर कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ये बेनिफिट मिलता है। आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रोकर्स में, जैसे कि हम पीछे से अगर बात करें अपने इस उसकी बात करें, इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली एक ये है कि जैसे इस चार्ट में मैं आपको समझा रहा था कि ये हाई नेटवर्थ जो ट्रेडर्स हैं ये डायरेक्ट हैं, क्योंकि ये ब्रोकर्स का यूज ही नहीं करते हैं। आप भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ $100 में आप 10,000 का जो बिजनेस आप करने को मिल रहा था वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी अगर डॉलर हमारे यहाँ जैसे INR है 83 रुपये में $1 है, तो अब एक एग्जाम्पल के तरीके से कि आपको अगर $1 परचेज करना है तो आपको 83 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो ये इनके पास पैसे की कमी नहीं होती, बैंक्स के पास पैसे की कमी नहीं होती, तो उनको तो मतलब ही नहीं, उनको तो सीधे 83 देंगे, $1 खरीद लेंगे। लेकिन जो ब्रोकर्स होते हैं यानी कि हम होते हैं, तो हमारे पास इतना अमाउंट नहीं होता है, तभी हमें ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम ब्रोकर्स के जरिए बिजनेस करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं एग्जाम्पल की तरह से, अगर हम हमारे पास 83 रुपये नहीं भी हैं, अगर हमारे पास 10 रुपये भी हैं, तब भी हम $1 खरीद सकते हैं, और वो हमारी मदद ब्रोकर्स करता है। वो अपने पैसे को जोड़ करके आगे भेजता है ईसीएन के पास, और फिर यहाँ से ऑर्डर जनरेट करके वो हमारे पास भेज देता है। अच्छा दोस्तों, तो अब मेन चीज़ थी जो काफ़ी देर से आप लोग वेट कर रहे होंगे कि आखिरकार असल कहानी क्या है, कि जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा $200 है वो कहाँ जाता है और किस जगह चला जाता है। तो इस चार्ट में दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट है और जो लॉस है, जिसको मैंने डिस्कस किया था, कि वो आखिर किसकी जेब में जाता है और किसकी जेब से आता है। बड़ा डीपली इसमें समझेंगे। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइएगा और इसमें आपके एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आखिर असल कहानी क्या है। जैसे एग्जाम्पल की तरह से समझें कि ब्रोकर्स के जरिए से €1,000 का एक ऑर्डर प्लेस हुआ बाय का, ईसीएन के पास पहुंचा। अब ईसीएन ने यहाँ पर देखिए क्या किया है, ईसीएन ने इसको टैली किया। उसने देखा कि अच्छा €1,000 का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। अब €1,000 USD का ऑर्डर हमने यहाँ से ईसीएन को भेज दिया। इसी ने टैली किया। अब ईसीएन क्या करेगा, इस ऑर्डर को प्लेस करेगा और सीधे आपके जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स यहाँ पर जिसने लिक्विडिटी क्रिएट की है, जो कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर पहुंचेगा। वो टैली करेगा और टैली करने के बाद जिस लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के ऑर्डर से मैच करेगा, यानी कि जिसके पास यूरो USD अवेलेबल होगा, उससे वो €1,000 USD का ऑर्डर बुक करेगा। बुक करने के बाद आपके पास तक पहुंचा देगा। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर जितने भी बड़ी संख्या में इंटरबैंक्स कनेक्टेड हैं, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में यूरो है और वो उसको सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि बेचना चाह रहे हैं। तो वो उनको टैली करेगा और टैली करने के बाद में इस €1,000 को आपके बुक करके आपके ऑर्डर को ला करके आप तक पहुंचा देगा। समझ में आ गया। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल की तरह से समझें कि कोई ऐसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स था जो कि यहाँ स्टोर था, एक अरब, मान लेते हैं एग्जाम्पल तरह समझिए कि 1 अरब यूरो USD यहाँ पर स्टोर हो चुका था। बेचने वालों की संख्या 1 अरब यूरो USD, एक एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं। 1 अरब यूरो USD की संख्या यहां हो चुकी थी सेल करने वालों की, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास, यानी ईसीएन सर्वर के पास। अब जैसे आप तो परचेज कर रहे हैं 1,000, अब वो ईसीएन सर्वर क्या करेगा, इसी में से €1,000 USD आपको दे देगा।
लेकिन ये 1 अरब जो यूरो यूएसडी है स्टोर यहाँ पर, जिनके ऑर्डर लगे हुए हैं कि वो ये बेचना चाह रहे हैं, उसमें से आपने 1000 यूरो यूएसडी खरीद लिया है। अब ये किसके अकाउंट से 1000 कटा, ये मान लेते हैं ए के नाम से, यानी कि जो बेचना चाह रहे थे उसमें ए के नाम से ये 1000 यूरो यूएसडी कट चुका है, क्योंकि ये 1 अरब जो यूरो यूएसडी का जो यहाँ ऑर्डर पड़ा हुआ है सेल के लिए और आपने बाय का ऑर्डर किया है, तो ये किसी एक सिंगल पर्सन का नहीं है, ये कई संख्या में लोग हैं जो इसको बेच रहे हैं, उनका है। अब मान लेते हैं, सिंपल भाषा में समझें कि अब आपके पास 1000 यूरो हो चुका है। अब जिस दिन आपने 1000 यूरो को अपने प्रॉफिट में देखा, यानी कि आपका हो गया 1200 यूरो यूएसडी का, तो 200 आपके फायदे में आ गए। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे तुरंत बेचो इसको। जैसे ही आपने 1200 का ऑर्डर प्लेस किया बेचने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए, वैसे ही ईसीएन के पास मैसेज पहुंचा, उसने फिर उसी तरह से टैली किया कि अच्छा यूरो यूएसडी 1200 बिकने के लिए आया है। वो क्या करेगा, इस ऑर्डर को यहां प्लेस करेगा। अब यहां पर देखिए सोचने वाली बात यह है कि पहले जो आपने ऑर्डर लगाया था वो बाय का लगाया था, समझ में आ रहा है? तो जब आपने वहां उस समय बाय का ऑर्डर लगाया था तो ईसीएन ने सेल यहां जो ऑर्डर पहुंचाया, तो जो यहां सेल कर रहे थे, सेल करने वाले थे, जिनकी लिक्विडिटी यहां पर स्टोर थी, तो जो सेल कर रहे थे उनके ऑर्डर को आपने खरीद लिया। लेकिन अब आप बेचना चाह रहे हैं, यानी कि 1200 यूएसडी को अब आप सेल करना चाह रहे हैं। तो पहले तो यहां उसने ईसीएन ने सेल वाले लोगों को टैली किया, समझ में आ गया आपकी बात को। और अब वो क्या करेगा, अब जो बाय का जो यहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है सिर्फ उनको वो टैली करेगा। इसका सिंपल सा मतलब समझे, यानी कि सेल पहले जो कर रहा था वो ए कर रहा था जिससे कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, लेकिन अब जो बाय आप यानी कि जो अपने ऑर्डर को आप बेचना चाह रहे हैं, तो फिर यहां जो लिक्विडिटी बाय की पड़ी हुई है वहां चाहे 1 अरब या 2 अरब भी मान ले सकते हैं, और उसमें किसी की भी संख्या हो सकती है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो जो आपने अब वो टैली करेगा कि यहां बेचना कौन चाहता है, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्डर यहां से हमने जो ऑर्डर अपना प्लेस किया है, अब हम इसको अपने बाय के ऑर्डर को बुक करना चाह रहे हैं। तो यहां वो अब क्या करेगा, अब अपने इस ऑर्डर को टैली करेगा, और टैली करने के बाद फिर जो यहां पर लिक्विडिटी पड़ी होगी, जो खरीदना चाह रहा होगा उसकी लिक्विडिटी से मैच कराएगा, और उसके बाद वो फंड उसके अकाउंट से कट होकर के सीधे बैंक के अकाउंट से कट होकर के, या फिर कोई बैंक हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर था। तो पहले ए तो सेल कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा है, अब वो नहीं कर रहा है। जब आपने जिस समय बुक किया, आपने बाय किया, तो ए सेल कर रहा था, लेकिन अब उसकी असल कहानी क्या है, अब आपने बेचना शुरू कर दिया, अब वो नहीं सेल कर रहा है, तो क्या होगा, तो फिर डी सेल कर रहा है। जब डी सेल कर रहा है और आप बाय कर, यानी कि आप अपने ऑर्डर को बुक कर रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो डी जो है उसको खरीदना चाह रहा है, लेकिन ए नहीं खरीदना चाह रहा है। तो जैसे ही उसने खरीदा, आपका 1200 यानी कि इसके अकाउंट से, अब इसके अकाउंट से नहीं कटा, अब इसके अकाउंट से कट गया पैसा, क्योंकि ये बेच रहा है और आप उस ऑर्डर को आप अपने ऑर्डर को जो बाय का ऑर्डर है उसको आप बुक कर रहे हैं, और ये इसको सेल कर रहा है, तो वो मैच हो गया, और मैच होने के बाद में 1200 यूएसडी आपके खाते में आ गया। अब बात करते हैं वो 200 कहाँ गया, क्योंकि इसने तो बेचा नहीं, जो आपका दोबारा जो ऑर्डर लगा वो इसका तो काम खत्म हो गया, वो 200 किसी के पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप लॉस करते हैं वो आप खुद का अपना लॉस करते हैं, और जो आप प्रॉफिट बनाते हैं वो आप अपने खुद का प्रॉफिट बनाते हैं। सिंपल सी बात को समझें
तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने अपना, आपने तो 1 लाख ऑर्डर लगाया, आपने तो 1000 लगाया, वहां 1 लाख के हिसाब से लगता है। अब उनका जब वो ऑर्डर को सेल करते हैं, जब वो बेचते हैं, तो वो उनका पर्सनल नुकसान और फायदा पर्सनल होता है। आपका जो 200 है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक इंसान इधर है और एक इंसान इधर है, आपने बेचा, इसी से बेचा, इसी से खरीद लिया, इसी को लॉस हो गया, इसी को फायदा हो गया। हो सकता है कि जिस ए ने आपका 1000 यूएसडी आपने जिससे खरीदा था, उसने जब अपने आप को बेचना शुरू किया, उसने आपका दोबारा से लिया ही नहीं, वो अभी भी बेच रहा हो सकता है। तो जब उसने बेचना स्टार्ट किया तब उसने आपसे ज्यादा प्रॉफिट बना लिया हो। कुछ समझ में आया आपके? तो यहां असल कहानी ये है कि जो आप $200 आप फायदा बना रहे हैं, वो किसी की जेब से कट के आपके पास नहीं आ रहा है, वो उसी इलेक्ट्रॉनिक जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई यहां इंडिविजुअल एक पर्सन या एक किसी इंटरबैंक के बीच ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, यहां बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिसके जरिए से आपने 1000 यूरो, मैंने आपको सिंपल सी बताई कि ए के जरिए से ही पहले आपने इसके एक अकाउंट से पहले यूरो यूएसडी कटा था, और जब आपने बेचा तब वो बी ने आपका खरीद लिया। तो जब ए ने खरीदा नहीं तो उसको नुकसान किस चीज का हुआ? जाहिर सी बात है। लेकिन ए का नुकसान अपना इंडिविजुअल है, उसका अपना पर्सनल है। जब वो सेल करेगा तो कोई और इसमें से कोई ना कोई खरीदेगा, जब वो खरीदेगा तो हो सकता है कि वो ना बेचे। तो यहां जो नुकसान और फायदा है वो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल तरीके से घूम रहा है। कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं और तो कुछ लोग नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन वही फायदा और वही नुकसान एक सर्किल पहिए की तरह चल रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो आप नुकसान उठा रहे हैं, आपने जिससे बाय किया था उसी ने आपका, हो सकता है कि आपने जिससे बाय किया वो आपसे ज्यादा प्रॉफिट कमा ले, क्योंकि आपसे उसने बाय किया और जब बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ उसने इसको बेच दिया, तो जिससे आपने बाय किया था उसका तो नुकसान ही नहीं हुआ। और हो सकता है ये कहानी तीसरे तक पहुंचे, जिसको आपने बेचा, यानी कि डी को जो आपने बेचा, उस डी ने जब आगे सेल किया हो तो हो सकता है कि उसको नुकसान हुआ हो, लेकिन जो आगे खरीदने वाला है उसने किसी और को बेच दिया हो तो आपसे ज्यादा प्रॉफिट उसने बना लिया हो। तो यहां पर कोई ऐसी असल कहानी नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल्स की या किसी एक संस्था की नुकसान या एक संस्था का प्रॉफिट हो रहा है। यहां हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए कि कोई ऐसा हाउस है, कोई ऐसा घर है जिसमें ये पैसा हमारा स्टोर हो रहा है, जो हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान हमारा सिर्फ, और नुकसान और फायदा वो एक सर्कल चल रहा है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। किसी ने नुकसान उठाया तो किसी ने फायदा उठाया। ये एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मैनेज हो रहा है और ये बीच में पीसीएन कर रहा है, जो कि आपके ऑर्डर्स को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है और उसके बाद में आपके ऑर्डर्स को लिक्विडिटी के पास भेज देता है। जहां पर लिक्विडिटी जिस चीज की पड़ी होती है, आपने जीबीपाई खरीदा है तो जीबीपाई, जीबीपी, जीपीवाई जो भी बेच रहा होगा और आप खरीदना चाह रहे हैं तो वहां से आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। और जब आप उसको बेचना चाहेंगे तो हो सकता है वो ना ले रहा हो, आपका कोई दूसरा खरीद रहा हो तो उसके पास चला जाएगा। सिंपल सा तरीका ये है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इसको आप फ्रॉड मत बोलिए। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि ये मार्केट, लोग बोलते हैं कि दल्लों की मार्केट है और लोग इस तरह से, तो मुनाफा बिजनेस है ये एक बहुत बड़ा। तो दोस्तों अब और एक कहानी है इसमें जो और समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए बड़े फायदे की चीज है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा, लिवरेज की बात आप समझ गए होंगे। ट्रेडिंग में आप बाय और सेल सिर्फ 2 ही चीजें करते हैं। अब दोस्तों अगर आपको मेरी ये चीज समझ में आई हो, आपने कुछ मुझसे ज्ञान लिया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और आपके पास से तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगेगा कि आपने कुछ मुझसे सीखा है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड लक, हैव ए नाइस डे।